हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घर में सेफ हो, सुरक्षित हो। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, याद करो क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे EBCL का चैप्टर नंबर 12, दैट इज कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा गाइज, आप लोगों को पता है कॉम्पिटिशन एक्ट जो है ना, ये पार्ट बी का एक सिंगल चैप्टर है और ये सिंगल चैप्टर 25 मार्क्स कवर करता है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे आपको सब कुछ कवर करवाऊँ, कुछ भी ना छोड़ूँ। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ दिया और टुकड़ों में तोड़ के मैं आपको पूरा चैप्टर कराना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं छुड़वाना चाहती हूँ। गाइस यहाँ पे आज हम लोग कॉम्पिटिशन एक्ट के पार्ट नंबर 5 पे पहुँच चुके हैं। तो इसका मतलब 4 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। हमने 3 पिलर पढ़ लिए। 3 पिलर कौन से थे? सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। सेक्शन 3 क्या था? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। क्या था? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। सेक्शन 4 क्या था? अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है। और सेक्शन 5 भी हमारा हो गया था, ठीक है। क्या था सेक्शन 5? सेक्शन 5 था कॉम्बिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे CCI। CCI हम लोग को पढ़ना था और CCI हमारा 4th पिलर था। तो स्टार्ट करें गाइस। आज हम लोग पार्ट 5 में पढ़ेंगे। तो अगर आपने पहले 3 पिलर नहीं देखे, दैट इज सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5, तो वो जाके पहले देखना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। और नहीं देखा ना सब कुछ तो पहले जाके देखो, क्योंकि टाइम वेस्ट मत करो। मुझे पता है एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों को अपनी तैयारी जोरों शोरों से ही रखनी है। तो हमें आज अपना 4th पिलर पढ़ना था, दैट इज CCI, नॉट CCI मैम, CCI, ठीक है। क्या है ये? CCI। CCI क्या है? चंडीगढ़ चैम्बर ऑफ इंडिया नहीं है, चंडीगढ़ चैम्बर ऑफ इंडिया नहीं है भाई। CCI है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या बोला गया है? CCI। इसको कमीशन भी बोला जाता है खाली, ठीक है। अच्छा, CCI का क्या काम था? आपको पता है कॉम्पिटिशन एक्ट जो है वो 2002 का है, ठीक है। कॉम्पिटिशन एक्ट जो है वो 2002 का है, लेकिन CCI कॉम्पिटिशन एक्ट में नहीं आया था। आपको पता है एक्ट आ जाता है, लेकिन एक्ट के बाद रूल्स बनते हैं, नोटिफिकेशंस बनते हैं। धीरे धीरे एक्ट के अंदर क्या आता है? अमेंडमेंट्स आते हैं। तो वो सब में एक नई चीज़ आई, दैट इज CCI। तो CG क्या है? क्या है CG है सेंट्रल गवर्नमेंट। CG स्टैब्लिश CCI बाय नोटिफिकेशन, नॉट CCI मैम, CCI, ठीक है। तो CCI स्टैब्लिश किया था CG ने कब? 14 अक्टूबर 2003 में। लेकिन पता है क्या, CCI का इतना काम ही नहीं था। CCI स्टैब्लिश हो गया था 2003 में, लेकिन इसका इतना काम नहीं था। इसका मेन काम है ना 2009 से स्टार्ट हुआ है। मतलब 2009 के बाद ऐसा बोला जाता है कि कंपटीशन केसेस को देखा गया है। इससे पहले CCI का इतना काम नहीं था, ठीक है। तो आप लोगों को तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 14 अक्टूबर 2003 को CCI स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। फीचर क्या है? अब देखो, CCI का एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट के क्या फीचर्स होते हैं? आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा। कंपनी लॉ का फर्स्ट चैप्टर ही हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि कंपनी में एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग है। कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग है, उसकी एक अलग से बॉडी है, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। मतलब कंपनी अपने नाम से चलेगी, मेंबर्स के नाम से नहीं चलेगी। वो एक जीती जाती इंसान की तरह है, ठीक है, लीगल पर्सन है। ऐसे ही CCI भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। दूसरा इसका फीचर है, ये परपेचुअल सक्सेशन है। मतलब इसके जो अंदर कमिश्नर या फिर अदर मेंबर्स बैठेंगे, इसके जो अंदर जो इसके कमीशन होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, उसके अलावा जो अदर मेंबर्स होंगे वो आएँ या जाएं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CCI चलता रहेगा। CCI की परपेचुअल सक्सेशन है। क्या है? परपेचुअल सक्सेशन।
कॉमन सील, देखो कंपनी जैसे अपने हाथ से साइन नहीं कर पाती, ऐसे ही CCI भी अपने हाथ से साइन नहीं कर पाता है। तो CCI की भी क्या है, अपनी एक कॉमन सील है। इसको लगा के CCI सारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। CCI अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है। CCI दूसरों को स्यू कर सकता है और दूसरों के हाथों से स्यू हो सकता है। ये सब कॉमन फीचर है जो एक कंपनी के अंदर में होते हैं, ठीक है। और एंटर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग वापस एक बार पढ़ लेते हैं इसके सारे फीचर्स। पहला, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या है ये? बॉडी कॉर्पोरेट। क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है प्लस अदर मेंबर्स है, चाहे वो आए चाहे नहीं आए, ठीक है, उसके आने या जाने से CCI बंद नहीं होता। CCI दूसरे मेंबर्स अपॉइंट कर लेगा। इसका जो सक्सेशन है वो परपेचुअल चलता रहेगा। नेक्स्ट कॉमन सील है। कॉमन सील मतलब ये अपने नाम की सील लेता है और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगाता है और उसी से ये साइन करता है। नेक्स्ट, होल्ड प्रॉपर्टी, अपने नाम से प्रॉपर्टी लेता है जैसे कि एक लीगल पर्सन लेता है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स नेम, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी हो सकता है। स्यू और बी स्यू, स्यू और बी स्यू का मतलब होता है ये किसी के ऊपर केस ठोक भी सकता है और ये कोई इसके ऊपर भी केस ठोक सकता है, ठीक है। तो वापस एक बार इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि CCI आया था 14 अक्टूबर 2003 में, उसके हमने फीचर्स पढ़े, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे चलते हैं। HO का है CCI का। देखो ज़्यादातर हेड ऑफिस आजकल दिल्ली में बन रहे, तो CCI का भी कहाँ बना है? दिल्ली में। कहाँ बना है? दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है जहाँ पे बोलते हैं NCR। NCR का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। वहाँ पे सारे बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं। तो CCI का ऑफिस भी कहाँ है? इसलिए दिल्ली में है। और सच अदर ऑफिसेस एज डीम फिट, तो हेड ऑफिस तो इसका कहाँ पे है? दिल्ली में है, लेकिन उसके दूसरे ऑफिसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि राजस्थान का राजस्थान की कैपिटल में होगा, गुजरात का गुजरात की कैपिटल में होगा। अलग अलग इसके ऑफिसेस हो सकते हैं। कमीशन, देखो वही चीज़ आ गई जो मैं आपको बता रही थी। कमीशन क्या बोलता है? कमीशन मीन CCI एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। ये जो CCI भी पढ़ के है ना, इस CCI को कमीशन भी बोला जाता है। आपको सेक्शन की ये जो डेफिनेशंस है इनके सेक्शंस याद हो तो बहुत ही अच्छा, और नहीं याद हो तो इसमें डाल देना सेक्शन 2 सबसेक्शन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड एक्ट, ठीक है। तो ये याद रख लेना, सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती है, सब सेक्शन एज पर द प्रिस्क्राइब लिख लेना। अब CCI में कंपोजिशन कैसे बना है? तो सेक्शन 7 में तो CCI के हम लोगों ने पढ़ा कि CCI कैसे आया और CCI के क्या फीचर्स थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि CCI में कौन होगा, तो कंपोजिशन ऑफ कमीशन। तो कमीशन कंपोजिशन कैसे बन रहा है? सेक्शन 8 में, ठीक है। एक बार वापस मेरे साथ बोलो, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। 3 थे एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, दूसरा था अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन और तीसरा था कॉम्बिनेशन, ठीक है। 3, 4, 5, ठीक है। फिर 6 छोड़ दो, 7 में हम लोगों ने पढ़ा CCI का, ठीक है। और 8 में हम लोग इसका क्या पढ़ रहे हैं? कंपोजिशन। कंपोजिशन में कौन है? एक चेयरमैन है और दूसरे अदर मेंबर्स है। चेयरमैन है और अदर मेंबर है। चेयरमैन यहाँ पे मेन ऑफिसर होगा जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला जाता है, मतलब मेन हेड होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चेयरमैन यूज़ किया गया तो चेयरपर्सन ही यूज़ करोगे। देखो चेयरमैन और चेयरपर्सन दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सिंगली मैन के लिए कोई बात करते हैं तो चेयरमैन बोलते हैं, और चेयरपर्सन का मतलब होता है इट मे बी मैन और वुमेन, ठीक है। और मेंबर्स का मिनिमम 2 मैक्सिमम 6। देखो 2 जने तो चाहिए मेंबर्स में, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 6, मिनिमम 2 मेंबर्स मैक्सिमम 6, ठीक है। 2 to 6, 2 to 6, 2 to 6। चेयरमैन एंड अदर मेंबर आर टू बी अपॉइंटेड ऑन वोल टाइम बेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कर लेना, इस पर केस स्टडीज बन के आ सकती है कि चेयरमैन या फिर उसके जो मेंबर होंगे वो वोल टाइम मेंबर्स होंगे, उसके वोल टाइम चेयरमैन होगा उसका, मतलब ये वोल टाइम काम करेंगे, इसके यहाँ पे पार्ट टाइम काम नहीं करेंगे। और पार्ट टाइम करते हैं तो क्या रेमेडी होगी वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये जानते हैं कि ये क्या है, वोल टाइम मेंबर ही होंगे, ठीक है, मतलब वोल टाइम काम ही यहाँ करेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट चेयरमैन के कौन रहे थे?
धर्मेंद्र कुमार, ठीक है, धरेंद्र कुमार, ठीक है। और आज अभी प्रेजेंट कौन है? अशोक कुमार गुप्ता है, ठीक है। तो अशोक कुमार गुप्ता, आप इनको देखोगे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये इसके चेयरमैन रह चुके हैं धरेंद्र कुमार, और अभी प्रेजेंटली कौन है? अशोक कुमार, ठीक है। तो फर्स्ट चेयरमैन और प्रेजेंट चेयरमैन के बारे में अगर आप कुछ लिख लेते हो तो वहाँ पे भी आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, और देखो आप लोग सीएस कर रहे हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब चीज़ें आपको स्टडी से रिलेटेड ही होगी, लेकिन आपको जनरल नॉलेज बहुत होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा जनरल नॉलेज होगी ना उतना ही अच्छा आपका पैकेज होगा। पैकेज अगर आपको अच्छा लेना है तो बेटा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, आपको एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज भी चाहिए। अगर जनरल नॉलेज होगी तभी आप लोग का पैकेज अच्छा हो पाएगा। चलो पढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ कमीशन, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द पैनल ऑफ नेम्स रिकमेंड बाय सिलेक्शन कमिटी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे मैंने इसका बनाया है क्या, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक पैनल बनाएगा, ठीक है। उस पैनल का नाम है सिलेक्शन कमेटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम है, केंद्र सरकार के पास बहुत सारे काम है। तो केंद्र सरकार ने ये काम किसको डेलीगेट कर रखा है? सिलेक्शन कमेटी को। केंद्र सरकार बोलता है सिलेक्शन कमेटी को, ओ सिलेक्शन कमेटी इधर आइयो। आ गई सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। और बोला सिलेक्शन कमेटी को, ये जो सीसीआई मामा है ना, सीसीआई मामा, इसके अंडर में हमें एक चेयरपर्सन अपॉइंट करना है और अदर मेंबर्स अपॉइंट करने हैं। तो सिलेक्शन कमेटी प्लस प्लीज़ हमें इसके नेम्स रिकमेंड कीजिए। तो सिलेक्शन कमेटी नेम रिकमेंड करेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को फिट लगता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि सही है, तो वो बोल देंगे ठीक है सिलेक्शन कमेटी आपने सही काम किया, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर नहीं किया तो सिलेक्शन कमेटी को क्या बोलेगा? हमको तेरे मेंबर नहीं अच्छे लग रहे। सुन रही है सिलेक्शन कमेटी? हमको तेरे मेंबर नहीं अच्छे लग रहे, जा कुछ और लेके आ, जा तेरे को एक और चांस देता हूँ, कुछ और लेके आ। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू अपॉइंट अ पर्सन हु सेलेक्ट बाय द सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। तो सिलेक्शन कमेटी जिसको सेलेक्ट करेगी, ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करे। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से भी किसी को अपॉइंट कर सकता है। सिलेक्शन कमेटी सिर्फ रिकमेंड देने के लिए, बाउंड नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी? सिलेक्शन कमेटी, ये कमेटी लिखा होगा मेरे ख्याल से, एक सेकेंड। तो सिलेक्शन कमेटी किसको बताएगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस सीजे पता है कौन होता है? हाई कोर्ट का जज होता है, ठीक है। तो इतनी बड़ी पोस्ट के पर्सन को क्या बनाएगी? चेयरपर्सन बनाएगी। तो सीजे में जो पर्सन बैठा होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी, ध्यान से सुनना, या तो सीजे खुद बनेगा या सीजे किसी को बोलेगा कि जा तू बन जा। ध्यान से सुनना, सीजे हाई कोर्ट का मतलब उसको बोला गया कि तू जा सिलेक्शन कमेटी में चेयरपर्सन बन। लेकिन सीजे के पास टाइम नहीं था, सीजे ने बोला मुझे बहुत काम है, मैं नहीं कर सकता, तो तुम ऐसे करो मेरी वाइफ को बना दो। तो सीजे के कहने पे उसकी वाइफ को बना दिया जाएगा, तो वो चेयरपर्सन बनेगा, ठीक है। और कौन बन सकता है? आपको पता है एमसीए कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन होता है? जो कि कंपनी का सारा काम संभालता है। आप लोग जब सीएस बन जाओगे तो आप लोगों के पास सबसे ज़्यादा काम किसके पास पड़ेगा? एमसीए के पास पड़ेगा। तो एमसीए के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सेक्रेटरी इसका क्या होगा? मेंबर होगा। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, ये भी इसका मेंबर होगा, ठीक है। और 2 एक्सपर्ट होंगे फ्रॉम रेप्यूटेड, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किस में? इंटरनेशनल ट्रेड में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक, बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर और कंपटीशन मैटर इंक्लूडिंग कंपटीशन लॉ और पॉलिसी एज मेंबर। क्या बोला मैम, क्या बोला? सुन के मज़ा आया पर समझ कुछ नहीं आया, समझ कुछ नहीं आया, और या तो होने से रहा ही नहीं, ठीक है बेटा। मैं समझा रही हूँ। सबसे पहले याद रखो, चेयरमैन कौन बनेगा? चेयरमैन बनेगा हमारा
कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उसका नॉमिनी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उसका नॉमिनी कौन बनेगा? चेयरपर्सन। मेंबर्स में कौन होंगे? सबसे पहले उठाओ एमसीए के साथ, एमसीए के पास उठाओ, क्योंकि कंपटीशन का मामला है, ज़्यादातर कंपनियों का मामला आएगा तो एमसीए को तो लेना ही पड़ेगा। तो सेक्रेटरी किसका ले लिया? एमसीए का। और किसका लिया? मेंबर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का। दो तो ये हो गए, और दो एक्सपर्ट होंगे जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होगी और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा किस में? इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर्स ऑन कंपटीशन मैटर। अब आप ये याद कैसे करोगे? याद नहीं करना है इसको, इसमें अपने 11th की क्लास से लेके 11 छोड़ो 12th क्लास से लेके 12th क्लास से लेके जितने सब्जेक्ट पढ़े ना सबके नाम डाल देना। 12th में क्या पढ़ते हो आप? कौन से स्ट्रीम में गए थे? कॉमर्स। कॉमर्स में क्या पढ़ा था? अकाउंटेंसी। और क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक्स। और क्या पढ़ा था? बिजनेस। ठीक है, ये तो हो गया आपके कॉमर्स। अभी आप क्या पढ़ रहे हो? लॉ एग्जीक्यूटिव में, फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, अपना कंपटीशन एक्ट खुद हो गया, ठीक है, और मैनेजमेंट लॉ, ये सब कुछ डाल देना। कुछ नहीं है, 12th क्लास से लेके अभी तक के सारे सब्जेक्ट्स डाल देना, ठीक है। तो उसमें अगर आप सब में एक्सपर्ट हो, इसका मतलब वो आपकी बात कर रहा है, आप हो प्रोफेशनल लोग, आप बन सकते हो इसके मेंबर। यस, आप भी इसके मेंबर बन सकते हो, ठीक है। वापस पढ़ें एक बार। कौन बनेगा चेयरपर्सन? चेयरपर्सन बनेगा हमारा सीजे या फिर उसका नॉमिनी। सीजे या फिर उसका नॉमिनी। मेंबर कौन बनेगा? मेंबर बनेगा एमसीए का, या फिर एक तुम एमसीए से लेंगे और एक लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से, ठीक है। दो एक्सपर्ट होंगे जिनके पास स्पेशलाइज नॉलेज होगी। क्या यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइज नॉलेज का पर्सन मेंबर बन सकता है? येस या नो मुझे बताना आप लोग, ठीक है, नीचे कमेंट करके बताना। वैसे मैं आप लोग को बता ही देती हूँ कि मेंबर्स के लिए कुछ स्पेसिफाई क्वालिफिकेशन दे रखी है, तो ये पढ़ते हैं, ठीक है। द चेयरपर्सन एंड मेंबर, देखो दोनों के लिए है, सिर्फ मेंबर्स के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन खींच देती हूँ, फिर ये आपको दिखेगा, ठीक है। हाँ, ये रहा। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर आर टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। द चेयरपर्सन एंड मेंबर आर टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके पास क्या हो? जिसके पास साईं बाबा हो, जिसके पास साईं बाबा हो, साईं बाबा, ठीक है, साईं बाबा होने चाहिए। साईं बाबा का मतलब स्टैंडिंग होना चाहिए, स्टैंडिंग होना चाहिए मतलब वो हर चीज़ में खड़ा रहे, उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब काम करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो वो बंदा कि 10 दिन घर में बैठता हो, 10 दिन ऑफिस में बैठता हो, 10 दिन बीमार हो जाता होगा या 10 दिन काम करता होगा। इंटीग्रिटी होना चाहिए, पर्सन हॉनेस्ट होना चाहिए, स्टैंडिंग होना चाहिए। स्टैंडिंग का मतलब होता है हर कीमत पे खड़ा रहे, हर कीमत पे उसको काम करना आना चाहिए। एबिलिटी, उसमें ताकत होनी चाहिए काम करने की। इंटीग्रिटी मतलब उसमें हॉनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है। हु हैज़ अ स्पेशलाइज नॉलेज एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 15 ईयर्स। 15 ईयर्स का उसमें कम से कम स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए। अब किस में होनी चाहिए? वही हम अपने सब्जेक्ट लिखेंगे, वही कॉमर्स में, ठीक है। कॉमर्स अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बिजनेस पढ़ते हैं, फाइनेंस लॉ पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, ये सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो चेयरपर्सन और मेंबर क्या होने चाहिए? साईं होने चाहिए। साईं का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग, एबिलिटी और इंटीग्रिटी। स्टैंडिंग, एबिलिटी और इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, एबिलिटी और इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, एबिलिटी और इंटीग्रिटी। आज रात को जब आपको नींद आए ना, अब मम्मी बोले बेटा दूध चाहिए, आप बोलो नहीं दूध नहीं चाहिए, चेयरपर्सन और मेंबर साईं होने चाहिए। ऐसे अपने दिमाग में बिठा दो, साईं होने चाहिए भाई, साईं, ठीक है। तो फिर आप लोग को याद हो जाएगा। और साथ में उनको स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए। कितने साल की? 15 साल की। 15 साल की उनको स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए। किस किस में? हम लोग अपने सारे सब्जेक्ट्स डाल देंगे, वो मिल जाएगा, ठीक है। अब टर्म ऑफ ऑफिस होता है, तो चेयरपर्सन और मेंबर कितने साल के लिए अपॉइंट होंगे? तो कितने साल के लिए होंगे? 5 साल और 65 ईयर्स, ठीक है। विच एवर इज, ठीक है, 5 ईयर्स और 65 ईयर्स, ठीक है। विच एवर इज अर्लियर, 5 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। मतलब 5 साल और 65 ईयर। कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि 61 ईयर में चेयरपर्सन बना है, ठीक है, चेयरपर्सन बना है, तो वहाँ पे उसको कितने मिलेंगे? 4 साल, क्योंकि 65 ईयर का हो जाएगा, और
5 साल, ठीक है, मतलब 65 का हो जाएगा वो, तो 65 का हो जाएगा तो यहाँ पे उसको सिर्फ टर्म ऑफ ऑफिस कितना मिलेगा, 4 साल ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो चेयरपर्सन कितना होगा, मतलब मैक्सिमम एज है 65 ईयर, 65 ईयर के बाद आप किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, विच एवर इज अर्लियर हो गया। अगर बाद में एज बचती है, मान लो एक पर्सन है जो अभी 50 साल का है, वो अपॉइंट हुआ है चेयरपर्सन, 5 साल और चेयरपर्सन रहेगा, ठीक है, तो 55 ईयर का होगा तो शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। 5 ईयर और 65 ईयर याद रख लेना, दोनों का है, चेयरपर्सन प्लस मेंबर का, ठीक है। मीटिंग ऑफ कमीशन, ठीक है, मीटिंग ऑफ कमीशन क्या बोलता है कि कमीशन कब कब कैसे कैसे मिलता है, ठीक है, कमीशन कब कब कैसे कैसे मिलता है उसको मीटिंग ऑफ कमीशन बोलते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं, एट सच टाइम एंड प्लेसेस, ठीक है, एक सेकेंड। तो हमारे ये जो CCI मामा है ना, CCI मामा, ये कब कब मिलते हैं ये हमें अब देखना है, ठीक है। तो ये सेक्शन 22 में प्रिस्क्राइब है, ठीक है। तो सेक्शन 22 में प्रिस्क्राइब है, चेक करते हैं। सबसे पहले एट सच टाइम एंड प्लेसेस, जब मर्जी हो मिल जाओ, जब मर्जी हो मिल जाओ, जब काम पड़े मिलो, जब काम पड़े मिलते रहो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। चेयरमैन इफ for any reason is unable to attend the meeting of the commission, the senior most member present at a meeting shall preside at a meeting। ध्यान से सुनना, वैसे तो चेयरपर्सन मीटिंग में आएगा, वैसे तो चेयरपर्सन मीटिंग में आएगा, लेकिन अगर चेयरपर्सन मीटिंग में नहीं आता तो सीनियर मोस्ट मेंबर जो भी प्रेजेंट होगा मीटिंग में, मैंने बोला नहीं जो होगा, मैंने बोला जो मीटिंग में प्रेजेंट होगा, शैल प्रिसाइड एट अ मीटिंग, वो ही मीटिंग को आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल क्वेश्चन शेल बी डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपने कंपनी लॉ में भी बहुत बार पढ़ा होगा कि जो भी डिसीजन होगा यहाँ पे मेजॉरिटी से होगा, जो भी डिसीजन होगा यहाँ पे मेजॉरिटी से होगा। मेजॉरिटी का मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पे मीटिंग में 5 मेंबर है तो 5 में से कोई डिसीजन पे 3 बोलते हैं हाँ और 2 बोलते हैं ना। कितने मेंबर्स हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मीटिंग में कितने मेंबर्स हैं, 5, 5 में से 3 बोलते हैं हाँ, ठीक है, और 2 बोलते हैं ना, ठीक है। तो किसकी मानी जाएगी, हाँ मानी जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी क्या बोलती है, हाँ बोलती है। तो जहाँ पे भी ज़्यादा लोग हाँ बोलेंगे वहाँ पे माना जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा लोग ना बोलेंगे वहाँ पे ना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 मेंबर है और 6 के 6 बोल दें, ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 मेंबर है और 6 में से 3 बोले हाँ और 3 बोले ना। फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, अगर 3 बोलते हाँ या 3 बोलते ना तो हाँ और ना दोनों रख लें क्या, नहीं। इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, अगर वोट इक्वल हो जाते तो चेयरमैन के पास एक एडिशनल वोट होता है, ठीक है। तो चेयरमैन और चेयरमैन नहीं है तो उसके जगह पे जो भी मेंबर प्रिसाइड कर रहे हैं मीटिंग, तो मेंबर प्रिसाइडिंग शेल हैव अ सेकंड और कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब होता है कि एडिशनल वोट है, फिर जो चेयरपर्सन बोलेगा वो ही होगा, ठीक है। कोरम फॉर सच मीटिंग शैल बी 3 मेंबर्स, ठीक है। कोरम क्या होता है, कोरम मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग इज नोन एज कोरम, ठीक है। और कोरम मिनिमम कितने होने चाहिए, 3 मेंबर्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 3 मेंबर्स होने चाहिए। इतने आएंगे तो ही मीटिंग होगी, वरना मीटिंग नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी, फिर आगे हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एक बार वापस देख लो, मीटिंग कब होगी, जब मर्जी हो तब होगी, जब मर्जी हो तब होगी, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 3 बार 4 बार करनी ही करनी है, ठीक है। चेयरपर्सन क्या होंगे, अगर नहीं आता मीटिंग में तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर है वो मीटिंग को प्रिसाइड करेगा, और सारे के सारे डिसीजन क्या होंगे, मेजॉरिटी से डिसाइड होंगे। अगर इक्वलिटी आ जाती है तो चेयरपर्सन के पास कास्टिंग वोट है, और चेयरपर्सन नहीं आता तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर प्रिसाइड कर रहा है मीटिंग में उसके पास कास्टिंग वोट होगा, ठीक है। कोरम मिनिमम 3 होने चाहिए। अब आ जाओ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन। वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन का मतलब होता है कि अगर चेयरपर्सन ऑफिस छोड़ के चला जाए तो, क्यों चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, अगर उसको इतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी, उसका ना देहांत हो गया, जय श्री राम, ठीक है, मतलब डेथ हो गई, ठीक है। अगर चेयरपर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको ऑफिस छोड़ना पड़ता है, ठीक है, वैकेंसी हो जाती है, या फिर रेजिग्नेशन और अदरवाइज वो बोलता है बाय बाय टाटा
टाटा टाटा मैं नहीं आऊँगा कल से, मुझे नहीं मज़ा आता सीसीआई के ऑफिस में, मैं जाता हूँ, टाटा टाटा बाय 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 बाय। ठीक है, रेजिग्नेशन करता है। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है, रिमूवल। रिमूवल का मतलब होता है, और अदरवाइज का मतलब होता है सीजी बोलता है निकल, आज से तू इस कंपनी का मतलब सीसीआई का चेयरपर्सन नहीं है, निकल 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 निकल, पहली फुर्सत से निकल, पतली गली से निकल, नहीं तो मैं तेरे को धक्के मारूंगा। 3 तरीके हो सकते हैं, उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, वो खुद रिज़ाइन कर ले, या फिर सीजी उसको निकाल ले। अब क्या होगा, सीनियर मोस्ट मेंबर शेल एक्ट एज अ चेयरपर्सन अंटिल द डेट ऑन विच न्यू चेयरपर्सन शेल बी अपॉइंटेड। देखो डेथ हो जाती है तो डेथ इज़ अ अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, मतलब हमें थोड़ी पता था कि है ना, मतलब कि अनसर्टेन मतलब कि है तो सर्टेन वैसे, लेकिन किसी भी टाइम हो जाती है, उसका टाइम कोई सर्टेन नहीं है। तो वो थोड़ी बोलेगा कि भाई अभी मेरा टेन्योर बचा है, रुको रुको भगवान जी, रुको भगवान जी, मैं पूरा अपना टेन्योर तो करके आऊँ, ऐसा तो नहीं बोल सकता ना। तो अगर डेथ की वजह से चेयरपर्सन को जाना पड़ गया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोलती है निकल पतली गली से निकल, निकल 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 पतली गली से निकल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर उसको धक्के दे दिए या भगवान के घर उसको जाना पड़ गया, तो वहाँ पे सीनियर मोस्ट मेंबर एक्ट एज अ चेयरपर्सन, उसकी जगह पे सीनियर मोस्ट मेंबर क्या बनेगा, चेयरपर्सन बनेगा। कब तक, जब तक चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं होता। चेयरपर्सन इज अनेबल टू डिस्चार्ज इस फंक्शन। ऐसा भी तो हो सकता है चेयरपर्सन का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है चेयरपर्सन को कोरोना वायरस हो गया, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कभी अभी ऐसा हो जाता है कि हम अपना काम नहीं कर पाते, जैसे कि देखो एब्सेंस हो गई, इलनेस हो गई, बीमार हो गया, या कोई भी कॉज है, तो उस टाइम भी क्या होगा, सीनियर मोस्ट मेंबर उसका काम करेगा जब तक चेयरपर्सन आता नहीं है या फिर नया चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं होता। वापस बता देती हूँ कौन करेगा, सीनियर मोस्ट मेंबर शेल बी एक्ट एज अ चेयरपर्सन, ठीक है, अंटिल द डेट ऑन विच चेयरपर्सन रिज्यूम द चार्ज ऑफ हिज फंक्शन, जब तक वो वापस नहीं आता। वापस देखो पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में अगर वो चला जाता है या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल देती है, ज़बरदस्ती निकाल देती है, तो वहाँ पे सीनियर मोस्ट मेंबर एक्ट एज अ चेयरपर्सन कब तक होगा, जब तक कोई नया चेयरपर्सन नहीं आता। ठीक है, लेकिन अगर वो अपना काम नहीं कर पा रहा, बीमार है, तो सीनियर मोस्ट मेंबर उसका इसकी जगह करेगा जब तक वो खुद काम पे नहीं आता, या फिर देखो मीटिंग भी नहीं अटेंड कर रहा, तो सीनियर मोस्ट मेंबर जो मीटिंग में प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, काम करेगा। क्वेश्चन देखो आ सकता है ऐसे कि एक चेयरपर्सन था मिस्टर एक्स, ठीक है, वो सीसीआई का चेयरपर्सन था, उसने मीटिंग अटेंड नहीं की, मीटिंग अटेंड नहीं की, तो उसकी जगह पे कौन करेगा, मिस्टर वाई है जो कि 70 ईयर्स के हैं, 70 क्या 65 तो मैंने, मिस्टर वाई है जो कि 60 ईयर्स के हैं, मिस्टर जेड जो 62 ईयर्स के हैं, और मिस्टर एक्स जो कि क्या है 63 ईयर्स के। लेकिन मिस्टर एक्स मीटिंग में नहीं आए और मिस्टर जेड भी मीटिंग में नहीं है, तो जेड की तो वैसे भी एज कम है, 60 है, और एक्स की एज ज़्यादा है, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आया, तो जो मीटिंग में आएगा वो ही चेयरपर्सन बनेगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे एज देखी जाएगी मीटिंग के टाइम पे, लेकिन कैसे देखी जाएगी, जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर प्रेजेंट होगा मीटिंग में। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। रेजिग्नेशन ऑफ चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर। ठीक है, सेक्शन 11, चेयरपर्सन ने बोला अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, कल से मैं भी सीसीआई के ऑफिस नहीं आऊँगा। मतलब चेयरपर्सन बोलता है कल से मैं नहीं आऊँगा, बाय बाय टाटा टाटा, दुआओं में याद रखना, बाय बाय टाटा टाटा, दुआओं में याद रखना। ठीक है, चेयरपर्सन बोलता है, तो रिज़ाइन कर रहा है चेयरपर्सन या फिर मेंबर, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आज कोई आपको पढ़ा रहा है, कोई आपका टीचर है, तो वो आपसे फ़ीस लेके पढ़ा रहा है आपको, और कल से वो बोल रहा है मैं नहीं आऊँगा, बाय बाय टाटा टाटा, या फिर आप लोग भी कहीं जॉब कर रहे हो तो आप लोग भी बोल रहे हो मैं कल से नहीं आऊँगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, आपको नोटिस देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में कि बाय 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 बाय, कल से मैं नहीं आऊँगा। किसको देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिस किसको देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, आप कैसे दोगे,
चेयरपर्सन और मेंबर विल कंटिन्यू टू होल्ड दिस ऑफिस। देखो नोटिस दिया, तो नोटिस दिया कि देखो सर सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को है ना सीसीआई का चेयरपर्सन बनने में मज़ा नहीं आ रहा, मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं बनना चाहता। तो कब तक आपको होल्ड करना पड़ेगा ऑफिस? पहला 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ नोटिस, मतलब 3 महीने का कम से कम नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। सक्सेसर एंटर इनटू ऑफिस, ध्यान से सुनना। मैं जॉब करती थी, मैंने बोला अपने सर को कि सर मैं ना कल से नहीं आऊँगी, मुझे है ना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे पढ़ा के, मैं तो ना यूट्यूब पे पढ़ाऊँगी, मुझे ना बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को तो बच्चों को यूट्यूब पे ही पढ़ाने में मज़ा आता है, मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो सर ने बोला कि नोटिस दो, मैंने उनको नोटिस दिया 3 महीने का। अब 3 महीने से पहले 1 महीने में ही उनको कोई नई टीचर मिल गई, 1 महीने में नई टीचर मिल गई, तो क्या वो मुझे बोलेंगे क्या कि आप कंटिन्यू करो? वो बोलेंगे ना देखो आप तो पढ़ा नहीं रहे हो, आप तो पतली गली से निकल रहे हो, आप तो पढ़ा नहीं रहे हो, तो आप जब 3 महीने बाद निकलने वाले थे आज ही निकल जाओ, क्योंकि हमारे पास आज ही नई टीचर आ गई। तो 3 महीने या फिर सक्सेसर आ जाता है। अगर सक्सेसर 1 महीने में आ जाता है तो 1 महीना, सक्सेसर 2 महीने में आता है तो 2 महीने, और सक्सेसर 3 महीने में आता है तो 3 महीने, और सक्सेसर 4 महीने में आता है तो भी 3 महीने, मतलब मैक्सिमम 3 महीने ही आपको काम करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, अब ध्यान से सुनो, मेरा और सर का अग्रीमेंट था कि मैं 5 साल काम करूँगी, वही चेयरपर्सन वाला ही टर्म ले रही हूँ मैं, ठीक है। मेरे 4 साल और 9 महीने हो गए, 4 साल और 9 महीने हो गए, 4 साल और 10 महीने हो गए, 4 साल और 10 महीने हो गए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आता, मज़ा कान तो अच्छी, मतलब मज़ा नहीं आ रहा भाई। तो मैंने क्या किया, सर को नोटिस दिया, सर को नोटिस दिया 3 महीने का, लेकिन 3 महीने तो क्या 2 महीने बाद तो हमारा वैसे भी अग्रीमेंट ख़त्म होने वाला था, वैसे भी मैं तो निकालने वाली थी। अगर चेयरपर्सन 4 साल और 10 महीने काम करता है तो उसका टेन्योर कितना बचा? सिर्फ 2 महीने का बचा। तो वहाँ पे 3 महीने का नोटिस की ज़रूरत नहीं है, वो 2 महीने ही बहुत है। 4 साल और 11 महीने काम करता है तो 1 महीने का नोटिस ही इनफ है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, बहुत ही लॉजिकल चीज़ें हैं। 3 महीने, या फिर सक्सेसर आता है, या फिर आपका वैसे भी टेन्योर ख़त्म होने वाला हो, ठीक है, विच एवर इज़ अर्लियर। रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन और एनी मेंबर, ठीक है। अच्छा, जो क्वालिफिकेशन, ये जो रेजिग्नेशन वाला था ना कि चेयरपर्सन जा सकता है, तो वो दोनों के लिए, मेंबर्स के लिए भी है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर्स को भी निकाल सकती है और चेयरपर्सन को भी निकाल सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर्स को भी निकाल सकती है और चेयरपर्सन को भी निकाल सकती है। निकल निकल निकल, अभी निकल, पतली गली से निकल, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को निकाल सकती है, निकल निकल निकल, अभी निकल, पतली गली से निकल, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी निकाल सकती है, ठीक है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी नोटिफिकेशन देगी, क्या सॉरी नोटिस देगी? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी 3 महीने का नोटिस देगी? उसको क्या ज़रूरत है, वो तो बोल रही है निकल, पतली गली से निकल, मैं अपने आप देख लूँगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है, और जब तक नया चेयरपर्सन नहीं आता या नया मेंबर नहीं आता, तो मेंबर की जगह तो दूसरे मेंबर काम कर लेंगे, लेकिन चेयरपर्सन की जगह कौन काम करेगा? सीनियर मोस्ट मेंबर। रीज़न ऑफ रिमूवल, क्यों हटाएगी? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चेयरपर्सन को बोला निकल निकल निकल, पतली गली से निकल? क्यों बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चेयरपर्सन को कि निकल निकल, हमको तू नहीं चाहिए? क्यों बोला? पहला, इफ़ एट एनी टाइम अ जज एस एन इंसॉल्वेंट, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट जज हो गया, मतलब वो ऐसा फुकड़ा इंसान है, वो ऐसा फुकड़ा इंसान है कि लोगों से पैसे ले लेके खाता जा रहा है, और वो इंसॉल्वेंट प्रूफ हो गया, तो वहाँ पे हमें उसको निकालना ही पड़ेगा। मतलब वो फुकड़ा इंसान निकला, उसको ने लोगों से पैसे खा लिए, तो वहाँ पे हमें उसको निकालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, हैज़ इंगेज इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट। देखो मैंने आपको बोला था कि चेयरपर्सन और मेंबर बोल टाइम मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से सैलरी मिल रही है, फिर आप कहीं और क्यों काम करो? एक्स्ट्रा इनकम, अपना सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी सोचते हो आप लोग, मतलब उसको निकालो। नेक्स्ट, हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस विच इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व मॉरल टर्प्टिट्यूड। ऐसा कोई काम किया है जो कि मॉरल, सिद्धांत के खिलाफ है, सिद्धांत के खिलाफ है, आपने ऐसा कोई काम किया है तो निकलो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
Next, has acquired such financial and other interest as it likely to affect prejudicially his function as an member. आपने रिश्वत ली, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, क्या फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर आपने रिश्वत ली, रिश्वत निकल अभी निकल, तूने रिश्वत कैसे ली, ठीक है। नेक्स्ट, सो अब्यूज्ड हिज पोजीशन सो एज टू रेंडर द कंटिन्यूअंस ऑफ इन ऑफिस प्रिजाइजेस टू द पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसा काम किया जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट था, ऐसा काम किया जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट था, तो निकल। हैज़ बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल। चेयरपर्सन था बेचारा, ऑफिस में आता था रोज और रोज आता था ऑफिस, बेचारा काम अच्छे से करता था। एक दिन आया, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन किसी ने उसके पीछे से बहुत ज़ोर से मार दिया, फिर वो बन गया गजनी। उसको 10 मिनट तक सब याद रहता था, फिर बाद में भूल जाता था। गजनी में भी तो ऐसे था, 15 मिनट तक याद रहता था, तो वो 10 मिनट तक ही याद रख पाता था अपनी चीज़ें, फिर भूल जाता था। तो ऐसे में उसको हमको क्या करना पड़ा, निकालना पड़ा, ठीक है। एक बार ऑफिस देख लेते हैं क्यों निकाला है, ठीक है। वो इंसॉल्वेंट हो गया, लोगों से उसने पैसा लेके रखा है। दूसरा, इन पेड एम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ वोल टाइम होने के बाद भी आप कोई और काम कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, मॉरल टैप्टीट्यूड किया। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, रिश्वत वगैरह ली, अपनी पोजीशन को गलत पब्लिक इंटरेस्ट में यूज़ किया, और 5 जो 6th है उसमें आप गजनी बन गए। नेक्स्ट, नो मेंबर शेल रिमूव ऑन ग्राउंड ऑफ पॉइंट डी और ई। देख लेते हैं पॉइंट डी और ई था क्या। पॉइंट डी क्या था, फाइनेंशियल, मतलब रिश्वत लेना, ठीक है। और डी क्या बोलता है, अब्यूज इज पोजीशन प्रिजाइजेस टू पब्लिक इंटरेस्ट। ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें पे आपको जब तक नहीं निकालना पड़ेगा, कौन सी 2 चीज़ें, फाइनेंशियल इंटरेस्ट और पब्लिक पोजीशन, पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करना, ये दोनों ही पोजीशंस में आपको नहीं निकालना पड़ेगा डी और ई, जब तक कभी भी नहीं निकाला जाएगा आपको, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट किसको, सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट जी सुनो, गेट खटकाएगा, सुप्रीम कोर्ट जी सुनो, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा क्या है, सुप्रीम कोर्ट जी प्लीज़ इसकी इंक्वायरी करो कि क्या सच में इसने रिश्वत ली है, क्या सच में इसने पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया है। अगर सुप्रीम को थप्पा लगा दे, हाँ किया है, तो गया, ठीक है। और नहीं तब तो नहीं बोलेगा तो फिर वो कंटिन्यू करेगा जब तक सस्पेंशन वगैरह उसका हो जाएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को कोई भी पर्सन, मेंबर या फिर शेयर पर्सन को निकालना नहीं जाएगा पॉइंट डी और ई में, अनलेस सुप्रीम कोर्ट के गेट कौन खटकाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट खटकाएगा, इंक्वायरी करवाएगा, रिपोर्ट देगा कि मेंबर ने ये काम किया है या नहीं किया, और उसको निकालना चाहिए या फिर नहीं निकालना चाहिए। अब क्या होगा, अब तो मज़े ही आ गए। अब क्या हुआ, अब तो मज़े ही आ गए। अच्छा ये और नहीं है क्या, ठीक है। अब क्या हुआ, अब तो मज़े ही आ गए। मज़े क्या आ गए, मज़े ये आ गए कि क्या, कि देखो सीसीआई के ऑफिस से तो अपन गए, निकाल दिए गए या हमने छोड़ दिया। अब चलते हैं रिलायंस के पास, अब चलते हैं टाटा के पास, अब चलते हैं बड़ी बड़ी दूसरी कंपनीज के पास जिसका सीसीआई में केस चल रहा है, और वहाँ पे नौकरी करेंगे, वहाँ पे छापेंगे करोड़ों रुपए। रुक जाओ, हमको पता था बबुआ कि आप यहाँ से निकलने के बाद सीधा वहीं जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे मन में है खोट, लेकिन हमने भी बनाया है एक प्रोविज़न, सेक्शन 12 बोलता है चेयरपर्सन और अदर मेंबर शेल नॉट एक्सेप्ट any appointment or in connection with the management or administration or enter into which enterprises which have been पार्टी और टू द प्रोसीडिंग बिफोर द कमीशन। जिसके यहाँ पे कमीशन का केस चल रहा हो, मतलब कमीशन के अंडर में, सीसीआई के अंडर में जिसका केस चल रहा हो, उसके अंडर में चेयरपर्सन और मेंबर अपॉइंट नहीं हो सकते। वापस पढ़ लो, चेयरपर्सन और अदर मेंबर शेल नॉट एक्सेप्ट एनी अपॉइंटमेंट इन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेज विच हैज़ बीन पार्टी टू द प्रोसीडिंग ऑफ द। मत बनना, यहाँ पे आप लोग नहीं बन सकते, ठीक है। कब
कितने साल नहीं बन सकते? 2 साल तक। जैसे ही हम लोगों ने अपना ऑफिस छोड़ा उसके 2 साल तक नहीं बन सकते। मतलब ये मत सोचना कि यहाँ से निकाले गए तो रिलायंस जाएंगे, टाटा जाएंगे या फिर किसी दूसरी कंपनी में जाएंगे और वहाँ पे करोड़ों रुपए छापेंगे, क्योंकि देखो ऐसे लोगों को कोई भी जॉब दे देगा क्योंकि उनको पता है कि ये हमको CCI से बचाएंगे। तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत भी मत करना, ठीक है। कब तक? 2 साल तक, फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ ऑफिस। आ जाओ, हम लोग एम्प्लॉयमेंट बन सकते हैं, हम लोग एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं किसके अंडर में? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, क्योंकि देखो ये तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में मतलब मोदी जी के अंडर में काम कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन है सेक्शन 12 का, मोदी जी के अंडर में हम लोग काम कर सकते हैं। और किसके अंडर में? यहाँ पे राजस्थान में कौन चलता है? किसकी सरकार चलती है भाई? किसकी चलती है? हाँ, तो हम लोग यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन चलता है यहाँ पे? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, मोदी जी के अंदर में भी कर सकते हैं और जो भी हमारा चीफ मिनिस्टर होगा स्टेट गवर्नमेंट का वो भी करेंगे, ठीक है। और लोकल अथॉरिटी के अंडर में भी काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एनी कॉरपोरेशन स्टैब्लिश बाय एंड अंडर द सेंट्रल और स्टेट और प्रोविजनल एक्ट, ठीक है। कोई भी मतलब ऐसी कॉरपोरेशन जो कि एक्ट के थ्रू बनाई गई है उसमें बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग मोदी जी के अंडर में काम कर सकते हैं, हम लोग कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर के अंडर मतलब स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंडर में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और लोकल अथॉरिटी के अंडर में काम कर सकते हैं, कोई भी प्रोविजनल स्टैब्लिश बाय एंड अंडर द सेंट्रल स्टेट एंड प्रोविजनल एक्ट में भी काम कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी में भी काम कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट के अंडर में आप लोग काम कर सकते हो लेकिन प्राइवेट्स के अंडर में नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे करप्शन का डर है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा CCI में क्या होता है? एक चेयरपर्सन होता है और एक अदर मेंबर्स होते हैं। अदर मेंबर्स में मिनिमम 2 मैक्सिमम 6, ठीक है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 6, इन सबको अपॉइंट कौन करते हैं? हमारे दादाजी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे अपॉइंट करते हैं किसकी रिकमेंडेशन से? सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन। फिर हम लोगों ने इनका टर्म ऑफ ऑफिस पढ़ा 5 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि उनको निकाला जा सकता है या वो खुद के साथ जा सकते हैं। खुद जाएंगे तो नोटिस देंगे, नोटिस पीरियड, या फिर डेट ऑफ रेजिग्नेशन, या फिर जो भी सक्सेसर अपॉइंट होगा। उसके बाद हम लोगों ने मीटिंग देखी, कोरम देखी, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया और इस चैप्टर को अच्छे से देखो, 25 मार्क्स का चैप्टर है। तो गाइस यहीं पे आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सारे वीडियोज़ देखते रहो। चलो बाय बाय, थैंक यू।